कल पढ़ाए थे आधुनिक भारत में विभिन्न प्रकार की राजस्व व्यवस्था, वेरियस टाइप ऑफ रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश पीरियड। इसमें बताए थे जमींदारी व्यवस्था, जिसे स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा बताए थे रैयतवाड़ी व्यवस्था, है ना। उसी में तीसरा जो था टाइप कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, महाल देखें क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था के तहत पूरे ग्राम समूह को क्या है, पूरे ग्राम समूह को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया, लैंड ऑनर माना गया, है ना। और पूरे ग्राम समूह के साथ क्या है, राजस्व के यहाँ पर क्या है निर्धारित क्या है ना। इसको देखें जमींदारी व्यवस्था का छोटा रूप, लघु रूप क्या है माना गया, शॉर्ट फॉर्म क्या है माना गया, है ना। यहाँ पर जितने भी गांव के किसान थे वे अपने अपने हिस्से का लगान ग्राम प्रधान के पास जमा कराते थे, और ग्राम प्रधान के द्वारा इसे शाही खजाने में, शाही कोष में जमा कराया जाता था, है ना। शाही क्या है, कोष में, ट्रेजरी में कहें, जमा कराया जाता था, है ना। तो इसको जमींदारी व्यवस्था का एक छोटा रूप क्या है माना गया, है ना। अब व्यवस्था को आरंभ किसके द्वारा किया गया, तो हार्ट मैकेंजी ने किया। किसने किया, हार्ट मैकेंजी के द्वारा व्यवस्था को आरंभ किया गया, है ना। पंजाब से फिर क्या है, इस व्यवस्था को अवध क्षेत्र में लागू किया गया। बाकी उधर पूर्वोत्तर का जो स्टेट था असम वगैरह, उधर में क्या है लागू किया गया, है ना। तो टोटल जो था ब्रिटिश प्रांत, उसके 30% क्षेत्र पर इस व्यवस्था को, महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया, है ना। जैसे 19% पर क्या बताए थे, जमींदारी व्यवस्था हुआ, 51% पर क्या है रैयतवाड़ी व्यवस्था, और 30% क्षेत्र पर क्या है, देखें महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया, है ना। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की भूमि व्यवस्था को लागू करके अंग्रेजों ने भारत के किसानों से अधिक राजस्व वसूल करने का प्रयास किया गया। भारतीय किसानों का अधिक से अधिक शोषण क्या है किया गया, है ना। यहाँ पर अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के तहत भारत के क्या है किसानों से लगान की वसूली की जाती थी, है ना। तो तीनों प्रकार की व्यवस्था कहीं कहीं भारतीय किसानों के लिए अहितकर साबित हुआ, उनके लिए नुकसानदायी साबित हुआ है ना। तो ये बात एकदम क्लियर हो गया होगा, जमींदारी व्यवस्था क्या है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था क्या है। और इससे पहले बताए थे इलाहाबाद की संधि के तहत, है ना, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से डुअल रोल के तहत, द्वैत शासन प्रणाली के तहत क्या है, देखें राजस्व की वसूली की गई। फिर 1772 तक चला। 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा ठेका प्रणाली को आरंभ किया गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या है सिस्टम को, और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत क्या है, देखें क्या है राजस्व की वसूली की गई। और बाद में इन तीन प्रकार की भूमि व्यवस्था को पूरे ब्रिटिश प्रांत के अलग अलग क्षेत्रों में लागू करने का प्रयास किया गया, और इसके तहत भी भारतीय किसानों से अधिक लगान की वसूली की गई, रेवेन्यू कलेक्ट किया गया, है ना। तो कहीं कहीं यह व्यवस्था, जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है राजस्व वसूली के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया, तो भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायी साबित हुआ है ना। तो इसी से संबंधित क्या है, देखें मेंस में भी प्रश्न क्या है पूछा जा सकता है। मान लिया पहला प्रश्न पूछ दिया, ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू विभिन्न प्रकार की राजस्व व्यवस्था का उल्लेख करें, है ना। तो इसमें आपको तीनों पर क्या है डिस्कस क्या है करना है ना।
थोड़ा सा यदि पीछे हम चले जाएं तो और क्या है बेहतर होगा, है ना। इलाहाबाद की संधि के तहत कैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा से देखें राजस्व की वसूली की गई। बाकी हेस्टिंग्स ने जो ठेका प्रणाली आरंभ किया, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, उस पर थोड़ा सा क्या है उसका उल्लेख करना है। बाकी जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, इन तीनों को डिटेल में क्या है डिस्क्राइब क्या है करना, है ना। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन क्या है बन सकता है ना। तो जो भी इसमें क्या है आपको क्या है बताया गया, तो उस तरीके से इसको आपको लिखने का क्या है अभ्यास क्या है घर पर करना होगा, है ना। और वहाँ और बेहतर क्या है तरीके से लिखने का प्रयास करना होगा इन सेड एग्जामिनेशन हो, है ना। जब आप सही में परीक्षा क्या है लिख रहे होंगे, है ना। इसी में मान लिया क्या है शॉर्ट क्वेश्चन मान लिया पूछ देगा, है ना। जमींदारी व्यवस्था का उल्लेख करें, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था या दे देगा स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। तो जमींदारी व्यवस्था का उल्लेख करें, उल्लेख करें, ठीक है। यह पूछ सकता है महालवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था पर टिप्पणी लिखें, टिप्पणी लिखें, ठीक है। इस तरीके से महालवाड़ी व्यवस्था पर टिप्पणी लिखें, है ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी किसी रूप में क्या है पूछा जा सकता है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि से क्वेश्चन किया जा सकता है। इलाहाबाद की संधि शर्तों का उल्लेख करें, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या है कर दिया गया इलाहाबाद की संधि, संधि संधि शर्तों का उल्लेख, उल्लेख करें। तो इसमें क्या है इलाहाबाद की संधि जैसे अगस्त क्या 1765 में की गई, है ना। इसके बीच संधि हुई, तो यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से कौन था क्लाइव था, है ना। और उधर में क्या है दो पक्ष, एक अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह सालम द्वितीय। तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ क्या संधि शर्तें की गई, है ना। और मुगल बादशाह के साथ कौन सी क्या है संधि शर्तों को क्या है लागू किया गया। इसको डिटेल में क्या है आपको इसके बारे में क्या लिखना है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन था इस ट्रीटी का तो उसका उल्लेख क्या है करना। तो शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेगा, कोई लॉन्ग क्वेश्चन इसमें क्या है नहीं, ठीक है। यह क्वेश्चन मान लिया पूछ देगा ठेका प्रणाली, ठेका प्रणाली का विस्तार, विस्तार पूर्वक उल्लेख करें, विस्तार पूर्वक उल्लेख करें, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्या है लागू किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में, है ना। तो इसके बारे में आपको क्या है डिटेल इसको डिस्क्राइब क्या है करना, है ना। तो प्रश्न देखिए कहीं से भी किसी रूप में क्या है पूछा जा सकता है, और विशेषकर आईएएस का बता ही दिए थे, है ना। कि वर्ड जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है आंसर क्या है देना। यदि 20 वर्ड में है तो 20 वर्ड में, 50 है तो 50 वर्ड में, और 20 वर्ड में आंसर है मतलब 2 नंबर का क्या होगा क्वेश्चन है, 50 है तो मुश्किल से 5 नंबर का, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, है ना। तो जैसे जैसे मार्क्स क्या है वर्ड बढ़ा रहा मतलब क्या है नंबर ऑफ मार्क्स जिसका क्या होगा अधिक होगा, है ना। इन सब चीज़ों का ध्यान में क्या है रख करके आपको आंसर क्या है देना होता है ना। अब यहाँ पर देखें क्या है देंगे धन का पलायन सिद्धांत, धन का पलायन सिद्धांत, धन का पलायन सिद्धांत, ठीक है। तो धन का पलायन सिद्धांत देखें क्या है ना किनके द्वारा क्या है दिया गया, ठीक है। क्यों ऐसा कहा गया, क्या इसके पीछे उद्देश्य था, ठीक है। बात देखें क्या है
2 मई 1867 की है। 2 मई क्या है 1867, 2 मई 1867 लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का बैठक आयोजित किया गया था। लंदन में क्या है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन का बैठक आयोजित किया गया था, है ना। तो इसमें दादा भाई नौरोजी पार्टिसिपेट किए। कौन? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा गया। क्या है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको कहे जाते, है ना। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही सबसे पहले यहाँ पर कहा गया था, है ना, कि भारत से लगातार धन पलायन हो रहा है। किधर? क्यों? इंग्लैंड की ओर, है ना। भारत से धन लगातार किधर जा रहा है? इंग्लैंड की ओर। और भारत में सभी समस्या का कारण यही क्या है? धन का पलायन है। धन क्या है? मनी कैपिटल लगातार स्केप कर रहा है। किधर की ओर? भारत से क्या है? इंग्लैंड की ओर। तो भारत में जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? धन का पलायन। तो हमें धन पलायन को क्या है? रोकना होगा। जो धन स्केप कर रहा है मनी भारत से इंग्लैंड की ओर, तो हमें धन पलायन को रोकना होगा, है ना। तभी हम भारतीय समस्या का समाधान क्या है? निकाल सकते हैं। जो भी इंडिया में प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि सभी समस्या का मूल कारण क्या है? यही धन पलायन, है ना। तो उन्होंने क्या है पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रोल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रोल इन इंडिया। और एक उनकी देखें क्या है, एक मैगजीन थी, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ठीक है, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। और इसमें उन्होंने क्या किया? धन प्लान का उल्लेख किया। तो ये उनका क्या है बुक, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये मैगजीन था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। तो इसमें उन्होंने क्या है धन प्लान का उल्लेख किया। धन प्लान का जिक्र क्या है किया है, ठीक है, कि भारत से लगातार धन पलायित हो रहा, स्केप कर रहा है इंग्लैंड की ओर। और भारत में जो भी क्या है समस्या है उसका पीछे मूल कारण नहीं है। तो हमें भारतीय समस्या का समाधान करना है, इंडियन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो धन पलायन को रोकना होगा। भारत से जो धन स्केप कर रहा है इंग्लैंड की ओर, उसे हमें क्या है रोकना क्या है ना। बाद में देखिए अन्य कुछ विद्वानों के द्वारा, जैसे आरसी दत्त के द्वारा, ठीक है, क्या है आरसी दत्त, ठीक, के द्वारा देखिए क्या है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास। क्या है? भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने धन पलायन का उल्लेख किया है ना। इस पुस्तक का नाम याद रखेंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने क्या किया? धन पलायन का जिक्र किया, इसका देखिए उल्लेख किया, है ना, रोमेश चंद्र दत्त आरसी दत्त के द्वारा। बाकी क्या है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो इन लोगों ने भी क्या है बाद में धन पलायन का जिक्र किया, उल्लेख किया है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने धन पलायन के सिद्धांत को कब स्वीकार किया? 19 क्या है देखिए क्या है 1896 में किया। 1896 में जो कोलकाता में वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया था, है ना, एम ए अंसारी की अध्यक्षता में 1896 में। तो वहीं पर क्या है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो धन स्केप हो रहा था, धन पलायन सिद्धांत को क्या है पहली बार स्वीकार किया गया। यहाँ पर धन पलायन का सिद्धांत देखें, भारतीय समस्या का क्या है प्रमुख क्या है कारण क्या है बना था, है ना। तो इससे संबंधित क्या है मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धन पलायन के सिद्धांत का उल्लेख करें, है ना। मतलब क्वेश्चन इस रूप में आपसे क्या है पूछ दिया जाए, धन पलायन सिद्धांतों का उल्लेख करें, ठीक है, सिद्धांतों का उल्लेख करें।
इस तरीके से प्रश्न क्या आ सकता है ना। तो इसमें आपको बहुत लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन 100 वर्ड का क्वेश्चन आराम से 100-150 का क्या है उसमें बन सकता है ना। तो आपको जिक्र क्या है करना है कि लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 2 मई 1867 को पहली बार इसका उल्लेख किया गया है ना। उनके जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रोल इन इंडिया, इंग्लैंड टू इंडिया जो मैगजीन है, इसमें उन्होंने इसका क्या है जिक्र किया, उल्लेख किया है ना, उसे डिस्क्राइब किया। बाकी आरसी दत्त के द्वारा उनकी जो पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास है ना, इसमें उन्होंने धन पलायन के सिद्धांत का क्या है उल्लेख किया है ना। और इस धन पलायन का भारतीय के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ना, इन सब चीज़ों का इसमें उल्लेख कर सकते हैं है ना। या इसी क्वेश्चन को इस रूप में पूछ सकता है, धन पलायन का भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है ना। धन पलायन का भारत पर, सीधा भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा है ना। तो इस तरीके से क्या है हो सकता है, या क्वेश्चन को इस रूप में मान लिया पूछ दिया जाए, धन पलायन, एक ही क्वेश्चन को विभिन्न तरीकों से पूछा जाता है। धन पलायन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, कैसे प्रभावित किया, ठीक है, कैसे प्रभावित किया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है प्रश्न है ना। या इसी को इस रूप में, धन पलायन का भारतीयों के जीवन स्तर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। या फिर धन पलायन ने भारतीयों के जीवन स्तर को कैसे प्रभावित किया। तो एक ही क्वेश्चन को विभिन्न तरीकों से क्या पूछा जाता है। तो फाइनल इसका कंक्लूजन वही है कि आपको क्या है धन पलायन का उल्लेख करना है दादा भाई नौरोजी के अनुसार, उनकी पुस्तक, उनका जो मैगजीन है ना। बाकी क्या है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने जो उल्लेख किया है ना, तो इन सब चीज़ों को इसमें क्या है देखें समावेश क्या है करना, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को विभिन्न तरीकों से क्या है पूछा जाता है। अब निश्चित है कि धन का पलायन हो रहा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या है गलत प्रभाव पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर गलत प्रभाव पड़ेगा तो लोगों के जीवन स्तर पर भी क्या है गलत प्रभाव पड़ेगा। भारतीयों का जीवन स्तर उससे क्या है प्रभावित हुआ था, बुरी तरीके से हुआ था है ना। क्योंकि जिस धन का उपयोग भारत में किया जाना था, अंग्रेज भारत से क्या है राजस्व वसूली करके सब धन कहाँ भेज रहा था, इंग्लैंड भेज रहा था है ना। तो इससे भारत पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है ना। और क्या है यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को क्या है धन पलायन ने बुरी तरह से प्रभावित किया। तो काफ़ी बैड क्या है इसका देखिए क्या इम्पैक्ट हुआ इंडियन इकोनॉमी पर और यहाँ के लोगों की क्या है जीवन क्या है स्तर पर है ना। तो इस तरीके से प्रश्न इसमें क्या है पूछा देखें क्या है जाता है, ठीक है। अब वहीं लेते हैं ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति का भारतीय उद्योगों पर पड़ने वाला
प्रभाव, पड़ने वाला प्रभाव। ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने, है ना, भारतीय उद्योग धंधे को कैसे प्रभावित किया है, कि इंडियन इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। जैसे अंग्रेज भारत पर शासन कर रहा था, शासन करने का उद्देश्य इसका मात्र क्या था, भारत के लोगों से अधिक टैक्स क्या है वसूल करना, है ना। भारतीयों का हित साधना तो था नहीं, अपना हित साधने के लिए अंग्रेज क्या है काफ़ी दूर से भारत क्या है पहुंचा था, है ना। तो उसका एकमात्र उद्देश्य था भारत के लोगों से अधिक क्या करें, हम देखें टैक्स क्या है कलेक्शन करें। तो उसकी जो गलत क्या है आर्थिक क्या है नीतियाँ थी, यहाँ के इंडस्ट्रीज को भी क्या है बुरी तरह से चौपट कर दिया, प्रभावित किया है ना। भारत में जैसे कॉटेज इंडस्ट्री पहले ज़्यादा होता था, है ना, कुटीर क्या है उद्योग, तो कुटीर उद्योग में ज़्यादा क्या है पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो यहाँ पर क्या है श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, क्या है श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री में जो भी काम होता है ज़्यादा क्या है हाथ से किया जाता है, क्या है हाथ से किया जाता है, वह श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, पूंजी की आवश्यकता कम होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी क्या है कम होता है ना। और कुटीर उद्योग धंधा भारत में क्या है प्राचीन काल से चला रहा था, एंशियंट क्या है टाइम से, एंशियंट पीरियड से क्या है चला रहा है ना। इसमें बहुत तरह का देखें क्या है शिल्पकार श्रमजीवी वर्ग इससे क्या है जुड़े हुए थे, है ना। अब अंग्रेज देखें क्या किया कि भारत से क्या है कच्चा माल ले गया, है ना, भारत से क्या है कच्चा माल। अभी बताए धन तो गया है, भारत से धन लगातार स्केप कर रहा था किधर की ओर, ब्रिटेन की ओर, है ना, इंग्लैंड की ओर। अब क्या है भारत से धन भी ले गया और कच्चा माल रॉ मटेरियल। भारत को आज भी कहते हैं प्राकृतिक जो है संपदा के मामले में काफ़ी संपन्न के राष्ट्र है, और अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग है ना। विशेष करके जहाँ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं झारखंड में, तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये पूरी तरह से काफ़ी क्या है रिच है ना, काफ़ी क्या रिच है नेचुरल रिसोर्स के क्या है मामले में, है ना। तो झारखंड प्राकृतिक संपदा के दृष्टिकोण से भारत का सबसे संपन्न राज्य है। और यदि हम भारत के संदर्भ में क्या है बात करें तो भारत के अन्य राज्यों में भी प्राकृतिक संसाधन काफ़ी, नेचुरल रिसोर्स काफ़ी क्या है अधिक क्या है देखिए मात्रा में, है ना। तो भारत में क्या है प्राकृतिक संसाधनों की कभी कमी नहीं रही, नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर क्या है काफ़ी अधिक। अब अंग्रेजों को लगा कि भारत से धन तो ले ही जा रहे हैं, क्यों ना भारत के रॉ मटेरियल का भी हम उपयोग करें। तो अंग्रेज क्या किया यहाँ से टैक्स कलेक्शन करके क्या है धन तो ले ही गया, रॉ मटेरियल भी क्या है इंग्लैंड क्या है ले जाने लगा, है ना। अब कहिए क्यों ले गया रॉ मटेरियल, इसके पीछे क्या उद्देश्य था। तो अंग्रेज चाह रहा था इंग्लैंड में ही भारी उद्योगों की स्थापना करना, हैवी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश क्या है करना, है ना। तो कहीं भी हैवी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया जाता है तो एक तो पूंजी की आवश्यकता होगी अधिक, तो धन उसको क्या है मिल चुका, भारत से काफ़ी अधिक धन उसको प्राप्त हो रहा था, और सब धन कहाँ भेज रहा था इंग्लैंड, है ना। तो धन की कहीं कोई कमी तो थी नहीं, है ना, क्योंकि इस समय भारत काफ़ी क्या रिच क्या है कंट्री था। जब अंग्रेज भारत पहुंचा था तो उस समय भारत की स्थिति काफ़ी क्या है अच्छी थी, भारतीयों की स्थिति भले ही खराब थी, क्योंकि इससे पहले भी क्या है मुस्लिम शासक भारत में सब क्या है पहुंच चुका था, है ना। और उसने भी भारतीयों का शोषण किया, जम करके भारतीय किसानों से मनमानी लगान की वसूली किया, लेकिन भारत की स्थिति क्या है खराब नहीं हुई थी, क्योंकि मुस्लिम शासकों में एक दो कर छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य शासकों ने भारत में रहकर शासन किया, भारत की जनता से जो भी टैक्स कलेक्शन किया उसको भारत में ही क्या है खर्च किया। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हम ताजमहल की बात करते हैं, है ना। तो ताजमहल क्या है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया अपनी बेगम क्या है मुमताज की स्मृति में, तो उस समय बेतहाशा धन उस पर क्या है खर्च हुआ, है ना। लेकिन वही क्या है ताजमहल तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में देखा जाए उस समय की बातें करते हैं तो क्या है एक शासक का पहला दायित्व होता है कि वो जनहित पर क्या है अपना क्या है ध्यान केंद्रित करे, न कि अपनी बेगम की स्मृति में ताजमहल का निर्माण करना। हालांकि शाहजहां के शासनकाल को इतिहासकारों ने स्वर्ण काल की संज्ञा दी है, गोल्डन पीरियड कहा है, गोल्डन एज क्या है कहा है, लेकिन सिर्फ क्या है आर्किटेक्चर को ध्यान में रखा गया, स्थापत्य कला को ध्यान में रखा गया, है ना। जो शासक 30 वर्ष शासन किया 1658 से लेकर क्या है ये कहते हैं 1628 से लेकर 1658 तक, तो 30 वर्षों के शासनकाल में यदि किसी शासक के 17 साल उसको क्या है अकाल का दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ता है, तो फाइनली उसका ध्यान पहले कहाँ जाना चाहिए देखें क्या है जनहित पर, वेलफेयर वर्क पर जाना चाहिए, है ना। लेकिन वो शासक क्या है अपनी बेगम की स्मृति में ताजमहल का निर्माण करवाए तो क्या है उचित क्या है माना नहीं जाएगा। तो यदि हम शाहजहां के पूरे शासनकाल को ध्यान में रखते हुए इस बात का उल्लेख करें तो ताजमहल का निर्माण कहीं से भी क्या है
न्यायोचित नहीं था, न्याय संगत नहीं था। तार्किक दृष्टिकोण से भी क्या है इस पर सोचा जाए तो, है ना। लेकिन इतिहासकारों ने सिर्फ क्या है स्थापत्य कला को ध्यान में क्या है रख करके क्या है देखें शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण काल गोल्डन पीरियड की संज्ञा क्या है दे दी है, गोल्डन क्या है एज क्या है कहा, है ना। तो वहाँ पर सिर्फ आर्किटेक्चर को क्या है ध्यान में रखा गया हिस्टोरियंस के क्या है द्वारा, है ना। और इससे संबंधित भी क्या है मिनट्स में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं क्या है कि भारत से क्या है धन ले गया, कच्चा माल भी क्या है ले गया, है ना। तो वही बता रहे थे कि जैसे ताजमहल का निर्माण क्या है उसके द्वारा कराया गया, तो तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखें तो गलत था। लेकिन आज कहीं न कहीं भारत सरकार को क्या है उस ताजमहल का फायदा क्या है मिल रहा है। आज भारत सरकार की पर्यटन विभाग का आय का बहुत बड़ा स्रोत है, सोर्स ऑफ इनकम है ताजमहल, है ना। और भारत की क्या है आन बान शान का प्रतीक है, क्योंकि जो भी देश विदेश के सैलानी हैं, विशेष करके विदेशी सैलानी जो भी हमारे देश में आते हैं, है ना, टूरिज्म को ध्यान में क्या रखते हुए तो एक बार ताज का दीदार अवश्य करना चाहते हैं, है ना। तो निश्चित है कि हमें इसका क्या है फायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो वो धन क्या है जो खर्च किया गया ताजमहल के पीछे शाहजहां के द्वारा, है ना, तो उस समय के लिए क्या अनुचित था, लेकिन वर्तमान में क्या है भारत सरकार को उसका क्या है काफी फायदा मिल रहा है ना। तो उससे भारत को क्या है नुकसान क्या है नहीं हुआ, है ना। तो मुस्लिम शासकों ने भी क्या है भारतीय जनता से मनमानी क्या है टैक्स कलेक्शन किया, तो उस समय देखिए भारतीयों को नुकसान हुआ लेकिन भारत को नुकसान क्या है नहीं हुआ। और अंग्रेज क्या है न भारत को कभी अपना घर समझा, न भारत के क्या है कल्चर को अपनाने का प्रयास किया, इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करने का प्रयास किया। और क्या है देखें भारतीय क्या है किसानों का जम करके शोषण किया, भारत के लोगों का क्या है शोषण देखें किया, इस्तेमाल क्या है किया, है ना। तो यहाँ पर भारत भी गरीब हुआ और भारतीय भी क्या हुए गरीब हुए, है ना। तो भारत के लोगों की स्थिति में लगातार क्या है गिरावट आई, इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी उनका खराब हुआ और साथ ही साथ भारत की इकोनॉमी पर भी उसका क्या है गलत प्रभाव क्या है पड़ा। तब अंग्रेजों के यहाँ पर दोहरी देखें क्या है नीति है ना, दोहरी मार क्या है पड़ी, उसकी गलत क्या है नीति का, एक तो धन ले गया और दूसरे क्या है कच्चा माल भी यहाँ से ले गया। और इंग्लैंड में भारी उद्योगों की क्या किया स्थापना किया, हैवी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया, है ना। और कहीं पर भी क्या है ये भारी उद्योगों की स्थापना होती है, हैवी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया जाता है, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है। जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होगा तो माल को खपाने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है ना। और बाजार जो है बड़ा विकसित कहाँ होगा, है ना। कहते हैं बहुत बड़ा बाजार विकसित वहीं हो सकता है जहाँ की आबादी क्या होगी अधिक होगी, है ना। भारत की आबादी तो प्राचीन काल से ही क्या है अधिक है ना। तो भारत को क्या है अंग्रेजों ने बाजार के रूप में इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के भारी उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को, उत्पादित वस्तुओं को, प्रोडक्टिव क्या है गुड्स को इंडियन मार्केट में लाकर बेचा जाने लगा, है ना। और क्या है जब किसी वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, वस्तु सस्ती होती है, क्या होती है सस्ती होती है, चीप होती है और क्वालिटी अधिक बेहतर है, तो निश्चित है कि उपभोक्ता वर्ग का जो झुकाव है कंज्यूमर के हैं वर्ग उनका झुकाव इन वस्तुओं की ओर होगा, है ना। क्योंकि कंज्यूमर को इससे कोई मतलब नहीं होता कि कोई वस्तु मेड इन चाइना है कि मेड इन इंडिया है कि मेड इन जापान है कि मेड इन इंग्लैंड है ना। कंज्यूमर को क्या चाहिए कस्टमर को चीप एंड बेस्ट क्वालिटी के। आज जैसे कहते हैं ना कि इंडिया का और कोरिया ये सब का क्या है पूरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में क्या है भरा पड़ा है ना। वीवो है, ओप्पो है, रियलमी, रेडमी, तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक क्या है गुड्स है भारतीय क्या है मार्केट में डंप कर रहा है, हर जगह क्या है उसका देखेंगे है अटा पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। तो फाइनली क्यों, क्योंकि इसका डिमांड हमारे मार्केट में, जिस वस्तु का डिमांड क्या है नहीं हो तो निश्चित है कि वस्तुएं हमारे मार्केट में क्या आएगी नहीं, जब उसकी बिक्री क्या है नहीं होगी। तो ऐसे गुड्स का डिमांड है ना। और वहाँ पर तो क्या है चाइनीज गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, मान लीजिए किसी वस्तु का उत्पादन में 10 रुपया लगा, क्या लगा 10 रुपया लगा, है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गया 10 रुपया। अब कोई सरकार इसको 8 रुपया में ही क्या है बेचे, है ना। तो प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम कीमत पर बेचने का मतलब क्या है सरकार घाटा उठाने को क्या है तैयार है ना। तो चाइनीज गवर्नमेंट की एक ये भी पॉलिसी है प्रेजेंट में या पहले से चला रहा है कुछ, है ना, इकोनॉमी को क्या है ग्रोथ देने के लिए, फ्लॉस में क्या है लाने के लिए, ठीक है, कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उससे भी कम कीमत पर वहाँ की सरकार किसी वस्तु को मार्केट में लॉन्च क्या है कर देती है ना। अब क्या है प्रोडक्ट क्या है बेहतर है,
कंज्यूमर का झुकाव होने लगेगा। अब जब लोगों का विश्वास जम जाएगा कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और कीमत भी इसकी क्या है कम है, तो धीरे धीरे क्या है अब यहाँ पर कीमत को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। 8 से इसको क्या है मान लिया 12 कर दिया गया। पहले क्या हो रहा था, घाटा हो रहा था। अब कंपनी क्या करे, मुनाफा कमाने लगी। अब इसी को 12 से फिर बढ़ा कर क्या है 15 कर दिया गया, 20 क्या है कर दिया गया, है ना। तब प्रोडक्शन कॉस्ट के सीधा देखें क्या है डबल क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है ना। जबकि पहले कंपनी क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम कीमत पर क्या है प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने का प्रयास किया गया, वहाँ घाटे उठा कर भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का प्रयास। तो ये चाइनीज क्या है गवर्नमेंट की आज पॉलिसी है ना। तो वही बात है कि जब इंग्लैंड के क्या है भारी उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजार में लाकर बेचा जाने लगा, इसकी दाम क्या है देखिए, कीमत क्या है कम, दाम इसका क्या था कम था, इसकी कीमत कम थी और वस्तुएं क्या थी अच्छी थी। तो भारत के जो उपभोक्ता वर्ग थे है ना कंज्यूमर, जिनका झुकाव इन वस्तुओं की ओर होने लगा है ना। अब क्या है कुटीर उद्योग में जिन वस्तु का निर्माण हो रहा था, तो यहाँ भी बताया श्रम की आवश्यकता अधिक होती है ना। जो श्रम इसमें अधिक होता है तो ऐसी वस्तु की कीमत क्या है अधिक होती है। आज भी जो देखें जिन वस्तु का उत्पादन हाथों के द्वारा किया जाता है ना, तो फाइनली उसकी कीमत क्या होती है अधिक होती है, और जहाँ पर भारी मशीनों का प्रयोग होता है उसकी कीमत क्या है कम होती है। ठीक है, तो कुटीर उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की डिमांड में मांग में कमी आने लगी है ना। जब डिमांड में ही क्या है कमी आने लगी तो फाइनली क्या है उत्पादन पर इसका गलत प्रभाव पड़ा है ना। और उत्पादन पर गलत प्रभाव मतलब क्या है लोग बेरोजगार होने लगे, क्योंकि जिस वस्तु की क्या है कोई कीमत मार्केट में क्या है नहीं है ना, फाइनली उसका उत्पादन से कोई फायदा तो है नहीं। तो कुटीर उद्योग धंधा धीरे धीरे क्या है नष्ट होने लगा, लोगों पर इसका क्या है गलत प्रभाव पड़ा। जो भी लोग इससे क्या है जुड़े हुए थे उनके समक्ष क्या है बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न क्या है होने लगी है ना। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार की गलत आर्थिक क्या है नीतियों ने, बैड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भारतीय इंडस्ट्री था ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री, इसको बुरी तरह से क्या किया प्रभावित किया। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी गलत क्या है इम्पैक्ट क्या है पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पर, इंडियन इंडस्ट्रीज पर, ब्रिटिश सरकार की गलत क्या है आर्थिक देखिए क्या है नीतियों का है ना। तो यहाँ पर जो परंपरागत कुटीर उद्योग था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया और बहुत सारे लोग क्या हैं बेरोजगार हो गए। भारत में बेरोजगारी की समस्या देखें उत्पन्न क्या है ना। ये बात समझ में आ गई होगी सही से। इससे भी संबंधित क्या है प्रश्न देखें मेंस में क्या है पूछा जा सकता है ना, कि ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों ने आर्थिक नीतियों ने आर्थिक नीतियों ने भारत के परंपरागत परंपरागत उद्योग को कैसे प्रभावित किया या किस रूप में प्रभावित किया, कैसे प्रभावित किया है ना। तो आपको इसके बारे में क्या है डिटेल क्या लिखना है, जो भी क्या है बताया गया है ना। तो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों ने भारत के परंपरागत उद्योग को कैसे प्रभावित किया, अंग्रेज कैसे कच्चा माल ले गया, धन ले गया, हैवी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया है ना, और वहाँ के उद्योगों में निर्मित वस्तु को भारतीय बाजार में जाकर क्या है बेचने लगा है ना। भारत के उपभोक्ता वर्ग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ना, और कुटीर उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको आपको क्या है डिटेल में देखें, इसको क्या है ढंग से लिखा जा सकता है। इसमें बड़ा क्वेश्चन भी क्या है बन सकता है, ठीक है। या जितना रहेगा वर्ड्स लिमिट उसके अकॉर्डिंग आंसर देने का क्या है प्रयास करेंगे। कभी क्या होता है वहाँ गागर में सागर क्या है भर देना है ना, और गागर में सागर भरने का मतलब सीमित शब्दों का क्या है प्रयोग करना है, और जो सारगर्भित शब्द हो है ना उसी का प्रयोग क्या है करना। सिंपल क्या है शब्दों में इसको क्या है लिखना है, काफ़ी सरल आसान है ना शब्दों का प्रयोग करते हुए गागर में सागर भरते हुए क्या है इसका आंसर क्या है देना है ना।
तो बर्ड्स जहाँ लिमिट है उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या है उसका आंसर क्या है ना। फिर देखिए भारत में रेलवे का विकास, भारत में रेलवे का विकास, रेलवे का विकास है ना, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया है ना। तो भारत में क्या है रेलवे का विकास अंग्रेजों ने क्यों किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था। ऐसा तो था नहीं कि अंग्रेज है ना भारतीयों के हित को ध्यान में रखकर क्या है रेलवे का डेवलपमेंट किया। अंग्रेजों का ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो भारत के लोगों का हित चाहता था है ना। एकाक गवर्नर जनरल हुआ, थोड़ा लिबरल था, उदार प्रवृत्ति का, तो जिसकी मानसिकता कुछ अच्छी थी, जिसके अंदर मानवता की क्या है भावना थी, ह्यूमैनिटी है ना, हेल्प करने की भावना थी, तो थोड़ा सा कुछ सोचा भारतीयों के लिए। लेकिन अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था भारत के लोगों से अधिक टैक्स क्या है वसूल क्या है करना और धन को कहाँ भेजना, इंग्लैंड। तो मुनाफे को ध्यान में रखकर अंग्रेज क्या है काफ़ी दूर से क्या है भारत देखे पहुँचाते है ना। यहाँ पर रेलवे का जो डेवलपमेंट अंग्रेजों के द्वारा किया गया उसमें भी क्या है उसे अपना हित क्या है साधना था, भारतीयों का हित साधना उसका उद्देश्य क्या है नहीं था है ना। तो इसका दो कारण था है ना, एक कारण क्या है सैनिक था, क्या है सैनिक था है ना, और दूसरा कारण देखिए क्या था व्यापारिक, क्या था व्यापारिक है ना। एक तो मिलिट्री पर्पस, दूसरा क्या है ट्रेड पर्पस से क्या है अंग्रेजों ने भारत में क्या किया रेलवे का विकास। सब कहें कैसे सैनिक और व्यापारिक है ना। तो 1857 का विद्रोह हुआ जो अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी क्या है भयानक देखें विद्रोह था है ना। लेकिन इससे पहले ही भारत में रेलवे का आरंभ हो गया था। तो 1857 के विद्रोह से पहले भी क्या है भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया विद्रोह किया है ना। जैसे 1806 में क्या है विद्रोह हुआ है ना, 1800 क्या है 24 में देखिए यहाँ पर बेलोर का विद्रोह, 1824 में क्या है बैरकपुर का विद्रोह है ना। इस तरह से बहुत क्या है पहले से विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ क्या है, क्योंकि अंग्रेजों की शुरू से क्या है एक गलत नीति का उसके द्वारा पालन किया गया। तो निश्चित है कि व्यवस्था जहाँ पर गलत होती है, सिस्टम में दोष होता है, लोग उससे संतुष्ट नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते, तो क्या करते हैं विरोध करते हैं। और अंग्रेजों की मंशा तो क्या है एकमात्र क्या थी कि हमें भारत के लोगों से अधिक क्या है धन क्या है प्राप्त करना, मुनाफे को बस ध्यान में रख करके क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्या है या अन्य जो भी यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी उसका एकमात्र उद्देश्य था अपने लिए अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, लाभ क्या है कमाना। तो बेनिफिट को ध्यान में रखकर क्या है कंपनियां काम कर रही थी है ना। तो ऐसी व्यवस्था के विरोध में भारतीयों के द्वारा क्या है विद्रोह पहले से किया जा रहा था। अब यहाँ पर विद्रोह हुआ बेलौर का, यहाँ पर बैरकपुर का है ना। अब अंग्रेजों को लगा कि भारत में क्या है एक द्रुत आवागमन के साधन की आवश्यकता है, द्रुत क्या है आवागमन के साधन की आवश्यकता है, एक ऐसा क्या है साधन जहां हम सैनिक को तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द दूसरे स्थान पर क्या है भेज क्या है सके। यदि कहीं विद्रोह होता है भारतीयों के द्वारा तो विद्रोह को होने से पहले ही कुचल दिया जाए, या विद्रोह होता भी है तो उसे तुरंत से तुरंत कुचल दिया जाए, दबा दिया है ना। तो इसके लिए क्या है अंग्रेजों ने भारत में क्या है रेलवे का देखें विकास क्या है किया। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया सैनिक क्या है उद्देश्य, क्योंकि उस समय क्या है घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी इस सब का प्रयोग किया जाता था, तो उससे आने जाने में क्या है काफ़ी समय लगता था है ना। या घोड़े का भी हम प्रयोग करते हैं सिर्फ, तो उससे क्या है और ज़्यादा, प्लस उसके साथ पैदल सैनिक भी क्या है बहुत आगे बढ़ते थे, सेना बीच बीच में क्या है पड़ाव क्या है डालती थी है ना। तो उसमें काफ़ी समय लग जाता था। यदि क्या है सेना क्या है दिल्ली में है, बैरकपुर में विद्रोह हो रहा, तो दिल्ली से बैरकपुर पहुंचने में सेना को क्या है ऐसे तो काफ़ी समय लगेगा है ना। तो इसीलिए अंग्रेजों ने क्या है एक द्रुत आवागमन के साधनों की आवश्यकता महसूस की और भारत में रेलवे का विकास क्या है आरंभ उसके द्वारा क्या है किया गया है ना। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया सैनिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है तुरंत से तुरंत भेजने के लिए है ना। दूसरा व्यापारिक उद्देश्य ट्रेड क्या है पर्पस है ना। तो ट्रेड पर्पस देखें क्या अभी जैसे क्या है बताया गया है ना। अभी मान लिया क्या है देखें प्रायद्वीपीय क्या है भारत है ना, इधर में बहुत सारा क्या है बंदरगाह स्थित है, कांडला क्या है बंदरगाह है ना, और देखिए मुंबई क्या है बंदरगाह। इसी तरह से क्या है
भारत के पूर्वी पश्चिमी तट पर क्या है, बहुत सारे देखिए बंदरगाह क्या स्थित है ना। भारत में लगभग 200 क्या है छोटे बड़े बंदरगाह, 13 बंदरगाह इसमें क्या है बड़े हैं, है ना। एक अंडमान निकोबार में बड़ा बंदरगाह स्थित है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में। और भारत में भी बताया क्या है, रॉ मटेरियल काफ़ी क्या है भरपूर मात्रा में प्राचीन काल से क्या है हमारे देश में, है ना। तो रॉ मटेरियल ये जो है कच्चा माल, ये कहीं एक जगह तो है नहीं, है ना। भारत के अलग अलग क्या है क्षेत्र में स्थित है, ठीक। तो कच्चा माल को कहाँ ले जाना था, यहाँ से क्या है बंदरगाहों तक देखे पहुँचाना, है ना। और बंदरगाह से फिर इसको क्या है शिप के द्वारा जहाज के द्वारा कहाँ भेजा जाता था, इंग्लैंड क्या है भेजा जाता था, ठीक है। प्लस इंग्लैंड के उद्योगों में, बाहरी उद्योगों में जिन वस्तुओं का उत्पादन होता था उसे शिप के थ्रू लाया जाता था कहाँ पर, बंदरगाहों तक, है ना, डॉक यार्ड। और जो डॉक है इससे फिर इसको देखेंगे है रेल मार्ग के द्वारा क्या है भारतीय बाजारों में, इंडियन मार्केट में क्या है पहुँचाया जाता था, है ना। इंग्लैंड के उद्योगों में क्या है प्रोडक्टिव क्या है गुड्स को, है ना। तो यहाँ पर क्या है व्यापारिक पर्पस को भी क्या है, ट्रेड पर्पस को, व्यापारिक उद्देश्य को ध्यान में रखकर भी अंग्रेजों ने भारत में क्या है रेलवे का विकास देखिए आरंभ क्या है किया है, ठीक है, क्लियर। उद्देश्य दो था, पहला उद्देश्य क्या है पूछ देगा सैनिक, दूसरा उद्देश्य क्या था तो व्यापारिक, है ना। एक मिलिट्री क्या है पर्पस, दूसरा क्या है या उसको सोल्जर पर्पस कह सकते हैं, आर्मी पर्पस कुछ भी कहें, है ना। व्यापारिक हो गया, ट्रेड क्या है पर्पस, तो सैनिक उद्देश्य भी था व्यापारिक उद्देश्य था, ठीक। तो दोनों उद्देश्य को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने भारत में क्या है रेलवे का विकास किया। तो भारत में पहली जो रेल चली है 16 अप्रैल, 16 क्या है अप्रैल देखेंगे है 1800 क्या है 53 को, 1800 क्या है 53। इसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी, कौन था डलहौजी। तो डलहौजी के पीरियड में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली रेल का परिचालन आरंभ किया गया, है ना। कहाँ से कहाँ, मुंबई से ठाणे के मध्य, है ना। दूरी कितनी थी 34 क्या है किलोमीटर, दूरी कितने थे मुंबई से ठाणे के मध्य का डिस्टेंस 34 किलोमीटर, 34 क्या है किलोमीटर। फिर धीरे धीरे भारत के अन्य स्थानों पर रेलवे का विकास कार्य आरंभ हुआ और प्रेजेंट में देखें तो क्या है भारत में रेलवे का बहुत बड़ा क्या एक तंत्र है, रेलवे क्या है सिस्टम है ना। अब यहाँ पर देखें अंग्रेजों ने इसमें अपनी पूंजी नहीं लगाई है, ठीक है, अंग्रेजों ने इसमें अपनी पूंजी नहीं लगाई है, बल्कि इसमें निजी जो निवेशक थे प्राइवेट इन्वेस्टर्स, तो प्राइवेट इन्वेस्टर से अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि आप क्या है रेलवे में निवेश करें, रेलवे में अधिक से अधिक क्या है कैपिटल इन्वेस्ट करें और आपके द्वारा जो पूंजी निवेश किया जाएगा यदि आपको घाटा भी होता है तो हम आपको क्या है 5% इस पर क्या है गारंटी क्या है ब्याज दें, क्या है 5% गारंटी ब्याज दें, आपको नुकसान नहीं होने देंगे, है ना। जैसे मान लिया 100 रुपया किसी व्यक्ति ने क्या किया इन्वेस्ट किया, है ना, तो आपको 105 रुपया क्या है हम आपको इसके बदले क्या है देंगे, तो 5 रुपये का यहाँ पर क्या हो रहा है मुनाफा हो रहा है, ठीक है, 5 रुपये का क्या हो रहा है मुनाफा हो रहा है ना बेनिफिट। तो 5% गारंटी ब्याज देने की बात क्या है कही गई। तो इस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा भारत में क्या है रेलवे का डेवलपमेंट किया गया, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इन्वाइट किया गया कि आप क्या है रेलवे में अधिक से अधिक क्या है कैपिटल इन्वेस्ट करें और आपको इस पर 5% गारंटी ब्याज क्या है दी जाएगी, आपको हम नुकसान नहीं होने देंगे। इस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा देखें भारत में रेलवे का विकास किया गया, है ना। अब इससे संबंधित भी क्या है प्रश्न देखें मेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन मान लिया इस रूप में क्या है बनेगा, भारत में अंग्रेजों के द्वारा रेलवे का विकास क्यों किया गया था, ठीक है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, ठीक। तो भी बताए इसका उद्देश्य दो था, है ना। इसको इस रूप में लिख सकते हैं भारत में अंग्रेजों के द्वारा रेलवे का विकास का उद्देश्य क्या था या विकास क्यों किया गया, है ना। तो दो उद्देश्य था, एक सैनिक है उद्देश्य, दूसरा क्या है व्यापारिक उद्देश्य। इन दोनों उद्देश्यों को साधने के लिए अंग्रेजों के द्वारा भारत में रेलवे का विकास क्या है आरंभ देखेंगे है किया गया, है ना।
बहुत लोग ये भी कह देंगे कि भारत में रेलवे का विकास करके अंग्रेजों ने बहुत अच्छा क्या है ना। तो उसमें तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो भारतीयों का हित इसमें साधना क्या है, बिल्कुल क्या है नहीं था। अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया वो अपने हित साधने के लिए किया, भारतीयों का हित साधना उसका कहीं भी उद्देश्य क्या है नहीं था। उसने जो भी कार्य क्या है भारत में किया अपने बेनिफिट के लिए क्या है किया है ना। अगला देखिए टॉपिक लेते हैं, भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है ना। यहाँ पर देखिए धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन क्यों चलाया गया है ना। प्राचीन भारतीय समाज और मध्यकालीन भारतीय समाज के लिए हम तुलना करें तो प्राचीन भारतीय समाज जो है कुछ मामलों में काफ़ी बेहतर था, जो कि क्या है मध्यकालीन भारतीय समाज में आकर बहुत सारी कुरीतियों ने बुराइयों ने जन्म लिया। तो प्राचीन भारतीय समाज मध्यकालीन भारतीय समाज से बेहतर था है ना। इसी प्राचीन भारतीय समाज में बाल विवाह नहीं होता था, बाल विवाह क्या है नहीं होता था, कम उम्र में क्या है शादी नहीं की जाती थी, एक सही उम्र में क्या है वयस्क होने के पश्चात ही क्या है शादियां की जाती है ना। जो कि मध्यकालीन भारतीय समाज में बाल विवाह अधिक से अधिक होने लगा, एक कुरीति के रूप में बुराई के रूप में समाज में क्या है आ गई है ना। उसी तरह से क्या है वहाँ पर देखें सती प्रथा की समस्या नहीं थी। जैसे क्या है प्राचीन भारतीय समाज की हम बात करते हैं तो सती प्रथा का पहला उल्लेख क्या है, एरन अभिलेख से हमें इसकी जानकारी क्या है मिलती है ना। कहाँ मिलती है, एरन अभिलेख से, जो 510 या देखें क्या है 512 क्या है देखें ईस्वी का है ना। जब क्या है गुप्त वंश का शासक भानुगुप्त के सेनापति गोपराज का निधन हुआ तो उसकी पत्नी ने स्वयं को सती क्या है घोषित कर दिया है ना। तो एक काफी देखें क्या है एक गलत क्या है परंपरा भारतीय समाज में क्या है स्थापित क्या है हो चुके थे है ना मध्यकालीन क्या है भारतीय समाज में। जबकि प्राचीन भारतीय समाज में क्या है ऐसा देखने को नहीं मिलता है। पहला साक्ष्य यहाँ पर देखें एरन अभिलेख में क्या है दिखाई देता है, जो गुप्त काल की क्या है बातें। तो उस समय सती प्रथा भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा क्या है नहीं बना था, यदा कदा ऐसी घटनाएं क्या है देखने को क्या है मिलते थे है ना। लेकिन वही मध्यकालीन भारतीय समाज में क्या है देखें सती प्रथा ने भी क्या है एक स्थायी परंपरा का रूप ग्रहण कर लिया, अख्तियार कर लिया, और लोग इसे अच्छा भी क्या है समझने क्या है ना। पर्दा प्रथा की समस्या है ना, प्राचीन भारतीय समाज की क्या है हम बात करें तो महिलाएं पर्दा क्या है न के बराबर क्या है करती थी है ना, पर्दा क्या है न के बराबर करती थी। लेकिन मध्यकालीन भारतीय समाज में पर्दा प्रथा ने अपनी जड़ें क्या है गहराई से देखें स्थापित क्या है कर ली, काफ़ी मजबूती से क्या है स्थापित कर ली है ना। और पर्दा प्रथा की समस्या भारतीय समस्या में क्या है भारतीय देखें समाज में क्या है एक देखें बुराई के रूप में बैड हैबिट्स के रूप में देखें स्थापित क्या है ना। फिर कह सकते हैं बहु विवाह। ठीक है, बहु क्या है विवाह यानी लोग क्या है एक से अधिक शादी क्या है करने लगे थे, जो कि प्राचीन भारतीय समाज में क्या है देखने को नहीं मिलता। प्राचीन भारतीय समाज की यदि हम बात करें तो सिर्फ राज के हैं परिवार के लोग, राज घराने के लोग क्या हैं राजा महाराजा के द्वारा एक से अधिक शादियां की जाती थी। आम लोगों के द्वारा सामान्य जन के द्वारा क्या है एक से अधिक शादियां क्या है नहीं की जाती थी है ना। लेकिन मध्यकालीन भारतीय समाज में आकर देखें आम लोगों ने भी सामान्य जन ने भी क्या है एक से अधिक शादियां करने आरंभ कर दी है ना। तो एक बहुविवाह की जो समस्या है वो भी एक देखें क्या है कुरीति के रूप में क्या है बुराई के रूप में भारतीय समाज के सामने क्या है उठ खड़ा हुआ है ना। कहते हैं विधवा पुनर्विवाह, तो विधवा पुनर्विवाह को भारतीय समाज में गलत नहीं माना जाता था। उस समय क्या है विडो रिमैरिज होता था, विधवाओं का पुनर्विवाह क्या है होता था।
और समाज के द्वारा उससे मान्यता प्रदान की गई थी, है ना। लेकिन वही मध्यकालीन भारतीय समाज की बात किया जाए तो विधवा पुनर्विवाह को लोग के हैं गलत के हैं मानने लगे थे। लोग के हैं हे दृष्टि से क्या है वैसे लोगों को देखते थे जो क्या है विधवाओं का पुनर्विवाह करते थे, है ना। अब जैसे विधवा पुनर्विवाह की हम बात करें तो वहाँ पर क्या है कम उम्र में पहले शादियाँ हो जाती थी, है ना। और यदि क्या लड़की क्या है विधवा बन गई तो फाइनली सारी जिंदगी वैधव्य व्यवस्था में गुजारना उसके लिए क्या होगा, कठिन होगा, है ना। और उस समय विधवाओं को बहुत सारी क्या है सामाजिक वर्जनाओं का सामना क्या है करना पड़ता था। इन सारी चीज़ों का क्या है पालन करना होता था, है ना। साज श्रृंगार क्या है नहीं करना है, अच्छा क्या है स्वादिष्ट भोजन क्या है नहीं करना है, अच्छा बिस्तर पर क्या है नहीं सोना है ना। तो इन सब सारी क्या है चीज़ों से क्या है विधवाओं को स्वयं को वंचित क्या है रखना पड़ता था। तो काफ़ी कठिन क्या है जीवन क्या है बिताना पड़ता था। वैधव्य जीवन काफ़ी क्या है नारकीय जीवन क्या है होता था। तो यहाँ पर देखें मध्यकालीन क्या है भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह को क्या है गलत माना जाने लगा और ऐसी शादी पर लोग वैसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना भी क्या है आरम्भ कर दिए। सोशल आइसोलेशन का लोग उनको क्या है सामना क्या है करना पड़ा। और जब किसी व्यक्ति को सोशल क्या है अपने ही सोसाइटी में देखें आइसोलेट होकर के क्या है रहना पड़े, जबकि उनके द्वारा कुछ क्या है गलत कदम ऐसा उठाया नहीं गया, सामाजिक दृष्टिकोण से क्या है देखा जाए तो विधवाओं का पुनर्विवाह कोई गलत क्या है नहीं। जबकि क्या है प्राचीन भारतीय समाज में सब चीज़ों को मान्यता क्या है मिली हुई थी और मध्यकालीन भारतीय समाज में आकर इन बुराइयों ने कुरीतियों ने क्या है भारतीय समाज में देखें क्या है अपनी जड़ें गहराई से क्या है स्थापित क्या है। तो यहाँ पर क्या है समाज लगातार पतन की ओर जा रहा था, डाउनफॉल की ओर क्या है जा रहा था। हम कह सकते हैं कि पतन का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त क्या है हो चुका था। यहाँ पर समाज में क्या है बाल विवाह की देखें समस्या, पर्दा प्रथा की समस्या, बहुविवाह की समस्या, सती प्रथा की समस्या, विधवाओं के पुनर्विवाह को गलत क्या है मानना, तो बहुत सारी समस्याओं ने क्या है भारतीय समाज में जन्म क्या है ले लिया। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए, इन बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक समाज के सामने आए हैं। इसी को कहा गया भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। इसी में सबसे पहला जो नाम है वो राजा राम मोहन राय का आता है। क्या है राजा राम मोहन राय, चूंकि इन्हीं के द्वारा सबसे पहला प्रयास किया गया और इसलिए उनको भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा गया, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहा गया। फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा गया, क्योंकि सबसे पहला प्रयास भारतीय समाज में आई कुरीतियों को बुराइयों को दूर करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, है ना। यहाँ पर देखें राजा राम मोहन राय के द्वारा एक संस्था को स्थापित किया गया है ना, क्या कहते हैं ब्रह्म समाज, क्या कहते हैं ब्रह्म समाज। तो देखा कब किया गया है ना, तो 1800 क्या है 28 क्या है ईस्वी, 1800 क्या है 28 ईस्वी, है ना। तो इस संस्था के माध्यम से इन्होंने समाज में क्या है मौजूद कुरीतियों को बुराइयों को दूर करने का प्रयास क्या है किया गया। तो सबसे पहले समाज सुधारक के रूप में राम मोहन राय समाज के देखे सामने आए, है ना। 1815 में ऐसे इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। क्या है आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी और इस सभा के माध्यम से इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया। एकेश्वरवाद मीन्स ईश्वर क्या है एक है, अलग अलग धर्मों के लिए पंथों के लिए अलग अलग ईश्वर नहीं, है ना। यहाँ पर एकेश्वरवाद पर इनके द्वारा क्या है बल दिया गया। आज भी जैसे समाज में है ना, तो धार्मिक आधार पर देखें क्या है तो फाइनली ईश्वर के हैं वो एक ही हैं, अलग अलग नामों से उनको क्या है पुकारा क्या है जाता है। तो इन्होंने एकेश्वरवाद पर क्या है बल दिया और इसका काफ़ी इन्होंने प्रचार प्रसार किया आत्मीय सभा के क्या है माध्यम से। तो 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, है ना। 1800 क्या है 17 की क्या है बात है ना, कलकत्ता में डेविड हेयर के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना क्या है की गई थी। कोलकाता में क्या है डेविड हेयर के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, है ना। तो इस कार्य में क्या है देखें राम मोहन राय के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। यानी जब डेविड हेयर ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की नींव रखी तो राम मोहन राय ने डेविड हेयर को सहयोग क्या है प्रदान किया है, ठीक है। फिर उनके द्वारा देखें 1828 में ब्रह्म समाज नामक संस्था की नींव रखी गई और इस संस्था के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया है, अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया है। इनका सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान था
1800 के है 29 में सती प्रथा को इन्होंने क्या किया, समाप्त किया। ठीक है, सती प्रथा को क्या है, समाप्त किया। तो इसमें बंगाल का क्या है, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, है ना, जो कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बना है ना। तो बंगाल का गवर्नर जनरल इसमें कौन था, विलियम बेंटिक। कौन था, विलियम, देखिए क्या है, बेंटिक, है ना। विलियम बेंटिक, ठीक। अब विलियम बेंटिक के द्वारा क्या है, इन्होंने क्या है 1829 में रेगुलेशन 17, क्या कहेंगे, रेगुलेशन 17 के तहत क्या है, सती प्रथा उन्मूलन से संबंधित कानून क्या है पारित करवाया। कुछ देगा कब उन्मूलन किया गया, 1829 में। किस रेगुलेशन के तहत किया गया, रेगुलेशन 17 के तहत, है ना। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। कौन था, विलियम बेंटिक था, ठीक है। यह इस समय कौन से कानून को पारित किया गया, तो सती प्रथा उन्मूलन से संबंधित कानून को पारित किया गया। तो यहाँ पर देखें राममोहन राय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, माना जाता है सती प्रथा का उन्मूलन, जो कि 1829 में तत्कालीन क्या है गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के सहयोग से उन्होंने क्या है पारित इसे क्या है करवाया था, जो उनका बहुत बड़ा क्या है समाज सुधार की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास क्या है माना जाता है, बेहतर प्रयास है, प्रशंसनीय प्रयास क्या है माना जाता है। क्योंकि एक गलत, काफी गलत क्या है परंपरा, है ना। अब क्या है, वैवाहिक जुड़वा में जब पति का निधन हो गया, पत्नी यदि जीवित है, और उस समय समाज में क्या है, देखें बहुत सारी क्या है शादियां भी करते थे लोग। अभी बताए कि बहुविवाह की क्या है समस्या समाज में थी, है ना। यदि एक व्यक्ति क्या है, बंगाल में जैसे क्या है एक शासक के द्वारा 200 शादी करने का उल्लेख भी क्या है मिला, है ना। और 80 वर्ष की अवस्था में 8 वर्ष की जो है लड़की से शादी किया, है ना। बच्चे की अवस्था कितनी है, 8 वर्ष, है ना। और व्यक्ति की अवस्था कितने, 80 के है वर्ष। अब ऐसी शादी का कोई महत्व क्या होता नहीं है ना। वो भी 1-2 शादी नहीं, कितनी शादी किया, 200 शादियां क्या है की, है ना। अब एक व्यक्ति का निधन होता है और 200 पत्नी में सभी क्या है जीवित हैं, तो फाइनली सभी क्या हो गई, विधवा हो गई, है कि नहीं। और यदि सभी को सती होने की बात है तो काफ़ी गलत देखें परंपरा। अपने क्या है जीवित अवस्था में जलती चिता पर स्वयं को अग्नि को समर्पित क्या है कर देना काफ़ी क्या है कठिन कार्य था। तो यहाँ पर क्या है समाज की काफ़ी गलत क्या है परंपरा थी तो ये गलत परंपरा, लेकिन भारतीय समाज में क्या है इसे लोग अच्छा समझने लगे थे और इसकी जो है जड़ें काफ़ी गहराई से क्या है मजबूती से देखें भारतीय समाज में क्या है देखें स्थापित क्या है हो चुके थे। तो यहाँ पर राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन करा करके इससे संबंधित कानून पारित करवा करके उन्होंने काफ़ी बेहतर प्रयास किया, प्रशंसनीय प्रयास किया, समाज सुधार की दिशा में उनका काफ़ी अच्छा क्या है प्रयास क्या है माना गया, है ना। तो सती प्रथा का उन्मूलन उन्होंने करवाया और जब एक कानूनी मान्यता इसको क्या है दी गई तो धीरे धीरे देखें क्या है सती प्रथा में कमी क्या है आने लगी और धीरे धीरे क्या है पूरी तरह से क्या है समाप्त देखें क्या है हो गया, है ना। आज जैसे समाज में देखते हैं कहीं भी सती प्रथा एक भी उदाहरण कोई देखने को मिलता है, नहीं मिलता, है ना। आज से करीब 20-25 वर्ष पहले की बात है, राजस्थान में से एक न्यूज आया था कि कोई नवविवाहित दंपत्ति में, अभी नवविवाहित दंपत्ति थे, तो उसमें पति का निधन हो गया, तो लड़की हो सकता आवेग में आकर के अपने आप को सती क्या है घोषित क्या है कर ले हो। लेकिन ये सब ऐसा अक्सर होता है क्योंकि सती प्रथा अब कहीं देखने को समाज में क्या है मिलता है ना। तो ये पूरी तरह से इसका उन्मूलन हो चुका है, समाप्त क्या है हो चुका है ना। यहाँ पर देखिए क्या है राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज के माध्यम से काफ़ी सराहनीय प्रयास क्या है किया गया और जिन्होंने बहुत सारे क्या है समाचार पत्र पुस्तक है ना मैगजीन ये सब की क्या है देखें क्या है रचना, है ना। जैसे कुछ देगा संवाद क्या है कौमुदी, ठीक, संवाद कौमुदी, है ना। इसकी भाषा क्या थी बांग्ला, है ना। उसी तरह से क्या है मिरातुल अखबार, क्या है मिरातुल अखबार, इसकी भाषा क्या थी फारसी, क्या थी फारसी। उसी तरह से क्या है तुहफात, तुहफात उल मुवाहिदीन, मुवाहिदीन, है ना। इसकी भाषा भी क्या थी फारसी, ये बुक था, है ना। उसी तरह से क्या है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, इसकी भाषा क्या थी अंग्रेजी।
तो राम मोहन राय के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया गया विभिन्न क्या है न्यूज पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, बुक के क्या है माध्यम से, और उन्होंने क्या है अपने विचारों का प्रचार प्रसार क्या है करने का क्या है प्रयास किया। समाज में आई गिरावट को रोकने का प्रयास किया, ताकि समाज की जो कुरीतियां हैं, बैड हैबिट्स है, उसको कैसे दूर किया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, लोगों को कैसे समझाने का प्रयास किया जाए, उनकी जो सोई हुई चेतना है उसे कैसे जागृत करने का प्रयास किया जाए, है ना, उनके अंदर कैसे जागरूकता लाने का प्रयास किया जाए, कैसे उनकी मानसिकता को क्या है बदला जाए, है ना, क्योंकि जब मानसिकता व्यक्ति की गलत होती है तभी समाज में क्या है कुरीतियाँ क्या है जन्म क्या है लेती है ना। तो अपने क्या है लिखने के माध्यम से भी राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया और लोगों की मानसिकता को बदलने का प्रयास किया, क्योंकि जब तक लोग क्या हैं लार्ज स्केल पर इन सब चीज़ों को अपनाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक किसी भी कुरीति को दूर क्या है नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या है अपने पत्र पत्रिका के माध्यम से देखें अपने विचारों का प्रचार प्रसार क्या है किया है ना। बाद में क्या है यहाँ पर देखें 1800 क्या है 33 की क्या है बात है ना। मुगल बादशाह कौन था? अकबर सेकंड, अकबर क्या है सेकंड, है ना। बताए थे कि इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को क्या है देखें 26 लाख रुपए पेंशन क्या है दिया गया था, पहला मुगल बादशाह जो पेंशनर बना। और जब क्या है ग्वालियर के नेता मेहदाजी सिंधिया के द्वारा उनको देखें इलाहाबाद किले से पहुंचाया गया, फिर कहाँ दिल्ली, तो अंग्रेजों ने इसकी पेंशन को क्या है बंद कर दी। यहाँ पर मुगल बादशाह अकबर सेकंड के द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई और कहा गया कि आप जाकर के क्या है मुगल बादशाह से ब्रिटेन के राजा से बात कीजिए कि हमारी पेंशन को पुनः शुरू कर दिया जाए, बहाल क्या है कर दिया जाए, है ना। तो राजा की उपाधि दी गई थी देखिए मुगल सम्राट के है अकबर सेकंड के द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा, तो उनके नाम में जुड़ गया राजा, तो उनको राजा राम मोहन राय कहा जाने लगा, है ना। और ये विभिन्न भाषा के देखें क्या है जानकार थे राजा राम मोहन राय, है ना। फारसी पर इनकी पकड़ थी, उर्दू पर इनकी पकड़ थी, अंग्रेजी पर इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी, संस्कृत पर इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी, हिंदी भी काफ़ी अच्छी जानते थे, है ना। और बांग्ला भाषा की इनकी जानकारी क्या है काफ़ी क्या अच्छी थी ना। तो 5-6 देखें क्या है लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे जानकार थे और ऐसे लोगों को क्या है कहा जाता है देखें वर्सेटाइल क्या है पर्सनैलिटी का क्या है व्यक्ति, जो बहुआयामी व्यक्तित्व का क्या है धनी हो, है ना। तो बाकी भी इनके अंदर बहुत सारा देखिए गुण था, इंटरनल क्या है वर्च्यू था राम मोहन राय के क्या है ना। तो जब वहाँ पहुँचे हैं 1833 में, तो वहीं पर क्या है ब्रिस्टल नामक शहर में देखें क्या है ब्रिस्टल नामक शहर में इंग्लैंड में इनका क्या है 1833 में क्या है निधन हो गया, है ना। तो इनका अंतिम संस्कार वहीं ब्रिस्टल में कर दिया गया, तो इनकी समाधि वहीं पर क्या है बनाई गई है ना। अब यहाँ राम मोहन राय का देखें क्या है जब निधन हुआ बाद में रामचंद्र विद्यावागीश को क्या है ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया, है ना। और उसके बाद फिर क्या है केशव चंद्र सेन को किया गया। तो केशव चंद्र सेन इसे देखें कुछ नया रूप उन्होंने देने का प्रयास किया। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो इसी से रिलेटेड थे, पर बाद में उन्होंने 1839 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना की थी, है ना। तो उन्होंने क्या है देखें केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया। जब केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटाया गया तो उनके द्वारा आदि ब्रह्म समाज नामक संस्था को स्थापित किया गया। कौन सा? आदि ब्रह्म समाज। और आदि ब्रह्म समाज के भी कुछ फॉलोअर्स जो हैं उनके अनुयायी उनसे जब अलग हो गए हैं, है ना, तो उन्होंने क्या है अलग से क्या है उनके फॉलोअर्स के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज नामक संस्था को स्थापित किया गया। तो पहला देखें क्या है ऐसा संगठन है जिसके द्वारा समाज में आई गिरावट को, कुरीतियों को, बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है ना। तो आज यहीं रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में